हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आपका अपना एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा, फाउंडर ऑफ आईपीडीएस। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 1 डिस्कस करा था, वैसे ही हम उस चैप्टर का आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट, दैट इज टाइम पीरियड। देखिए बच्चे, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको 3-4 चीजों के बारे में क्लियरिटी दी थी। पहला, व्हाट इज प्रोडक्शन, सेकंड, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, नंबर 3 वाज फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही और टॉपिक्स, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टाइम पीरियड। देखिए बच्चे, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स फैक्टर जो फिक्स होते हैं, जिन्हें प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरफ वेरिएबल फैक्टर्स वो होते थे जिन्हें प्रोडक्शन के साथ हम चेंज कर सकते थे। पर आज ये टाइम पीरियड बताएगा कि कौन कौन से फैक्टर को किस टाइम पीरियड में आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। चलिए तो देखिए बच्चे, टाइम पीरियड की 3 कैटेगरी होती है। एक वेरी शॉर्ट, दूसरी शॉर्ट टर्म एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म। देखिए, इकोनॉमिस्ट ने टाइम पीरियड को 3 कैटेगरी में बांटा है बच्चे। पहला वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। ऐसे ही वेरी शॉर्ट को आप मार्केट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मार्केट पीरियड, जो कि सप्लाई वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इसको मार्केट पीरियड कहते हैं। अब ये टाइम पीरियड क्या है उसे समझते हैं। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर ना तो फिक्स फैक्टर में कोई चेंज हो सकता है और ना ही वेरिएबल फैक्टर में कोई भी चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 यूनिट्स की है। अब उस मशीन की मदद से मैक्सिमम इन अ डे मैं 30 यूनिट्स बना सकता हूं। पर क्या फिक्स फैक्टर खुद ब खुद काम करेंगे? आंसर इज नो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल फैक्टर्स को भी लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक लेबर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 यूनिट्स, ठीक है? तो अगर मैं एक लेबर लगाता हूं तो प्रोडक्शन कितना होगा? 5 यूनिट्स। मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 30 यूनिट्स। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राहक आता है और वो मुझे कहता है कि एक दिन में मुझे 10 यूनिट्स चाहिए ऑन द स्पॉट, तो क्या मैं सिर्फ सेम लेबर से उस प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूं? आंसर इज नो। तो वेरी शॉर्ट का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर ना तो आप अपने फिक्स फैक्टर में कोई चेंज कर सकते हैं बच्चे, और ना ही अपने किसी वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब नो चेंज एट ऑल। भैया, जितना पड़ा है उतना ही हम मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि दूसरा टाइम पीरियड होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज तो कर सकते हैं, बट अप टू सर्टेन लेवल। मतलब सर, मतलब है कि इस टाइम पीरियड में यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्शन ओनली विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यस, और वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया था कि लेबर को हम एक वेरिएबल फैक्टर का नाम देते हैं। अब मैंने उसी एग्जांपल को दोबारा से कंटिन्यू करता हूं। एक मशीन, फिक्स फैक्टर, मैक्सिमम कैपेसिटी 30 यूनिट्स, एक लेबर, मैक्सिमम इन डे कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 5 यूनिट्स। तो अगर कोई मेरे पास कहता है कि मुझे 20 यूनिट्स चाहिए, तो क्या मैं उसके उस ऑर्डर को पूरा कर सकता हूं? आंसर इज यस। मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ और लेबर को बढ़ाकर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट बच्चे बात करें कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा तो सकते हो ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो वेरी शॉर्ट, नो चेंज, कोई फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। जबकि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा तो सकते हो, बट
ओनली विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है बच्चे। जबकि लॉन्ग टर्म, नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसी टर्म जिसके अंदर all the factors are variable, means you have enough time to change your fixed as well as variable factor. For example, वही एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूं। एक मशीन 30 यूनिट्स बना सकती है और एक लेबर इन अ डे 5 यूनिट्स बना सकता है। अब मेरे पास कोई आता है, कहता है कि आपके पास एक महीने का टाइम है, आप मुझे 60 यूनिट्स बना के दे दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपने फिक्स फैक्टर भी इंक्रीज कर सकता हूं और लेबर भी इंक्रीज करके उस 60 यूनिट्स के ऑर्डर को पूरा कर सकता हूं। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो रही होगी, वेरी शॉर्ट नो चेंज, शॉर्ट यस बट ओनली विद वेरिएबल फैक्टर, और लॉन्ग ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो ये तीन टाइम पीरियड सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट नो, शॉर्ट वेरिएबल फैक्टर एंड लॉन्ग ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। पर एक चीज जो बहुत जरूरी है दिमाग में रखनी, वो ये कि कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकती कि उसके लिए कितना टाइम शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा। जैसे स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या है, 5 से 7 साल का टाइम पीरियड भी कई बार शॉर्ट रन की कैटेगरी में फॉल करता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसके लिए 1 साल का टाइम पीरियड भी या 5 साल का टाइम पीरियड लॉन्ग कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज हमें याद रखनी है, हमें क्या, कि टाइम पीरियड हर इंडस्ट्री के हिसाब से अलग होता है। तो टाइम पीरियड सभी को समझ में आ गया होगा बच्चे कि टाइम पीरियड की 3 कैटेगरी, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब आगे बढ़े, चलिए। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन के ही पार्ट 2 में, वो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बेटा, इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात, क्योंकि देखिए बच्चे, हमेशा मेरी वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वाई वर्ड के साथ होता है, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज बना दी या किसी ने कोई बुक लिख दी तो हमें पढ़नी है, नहीं एग्जाम पास करना है, नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो हम टाइप ऑफ प्रोडक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के हमने टाइम पीरियड भी पढ़ लिए, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। हम इस प्रोडक्शन के टाइप्स को इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें यह पता लगे कि अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे आपका प्रोडक्शन वरी करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में 3 कैटेगरी। बेटा 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला है आपका टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट, दूसरा है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और तीसरा है आपका एवरेज प्रोडक्ट। देखिए सभी के साथ मैंने क्या कर रखा है, एक स्लैश लगा रखा है, क्यों, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट को आप टीपीपी भी कहते हैं। टी फॉर टोटल, पी फॉर फिजिकल एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो मतलब टीपी को टोटल प्रोडक्ट भी कह सकते हो या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हो। सेम विद एमपी, या तो आप इसे एमपी कह लीजिए या फिर एमपीपी भी कह सकते हैं। तो क्या होगा एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी एपी भी इससे अलग नहीं है, उसको भी आप एपी या एपीपी कह सकते हो। अब हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर टीपी, एमपी या एपी क्या होता है। देखिए बेटा बहुत सिंपल है, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का मतलब है सम टोटल ऑफ क्वांटिटी विच इज प्रोड्यूस एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि भैया एक टाइम में आपने कितनी क्वांटिटी बनाई है विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। फॉर एग्जांपल कि 2 लेबर और एक मशीन की हेल्प से मैंने 15 यूनिट्स ऑफ मार्कर प्रोड्यूस किए हैं, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना होगा बच्चे, 15। तो टीपी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर सभी को क्लियर है ना।
फिक्स जो चेंज नहीं हो सकते विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जबकि वेरिएबल विच कैन बी चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल भी समझ लेते हैं एक टेबल की मदद से। ये क्वांटिटी है सपोज लेबर की, ठीक है, और ये हमारे पास मान लीजिए टीपी है। मैंने बोला अगर आपके पास एक भी लेबर नहीं है, चलो इसको क्वांटिटी ऑफ लेबर की जगह एल से डिनोट कर सकते हो। मैंने बोला मेरे पास एक भी लेबर नहीं है, तो बेटा टीपी कितना होगा? सर लेबर है नहीं, मशीन होके भी क्या करेगी, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे? 0। क्या होगा? 0। लेकिन अगर उसी मशीन पर मैंने एक लेबर लगा दिया तो प्रोडक्शन क्या होगा बेटा? होगा। तो मान लेते हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा? 5। तो मतलब 0 लेवल पर हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना है? 0। जबकि एक लेबर लगाते के साथ ही उस मशीन के ऊपर हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। अब जैसे ही भैया दूसरा लेबर लगाऊंगा तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। मान लेते हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ के कितना हो गया? 12 हो गया। अब किसी बच्चे की एक इनोसेंट सी क्वेरी, सर एक तो 5 बना रहा है, दूसरा आते ही 12 कैसे हो गया? बेटा हर एक लेबर की एफिशिएंसी भी तो अलग होती है, तो इसीलिए जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारे फिक्स फैक्टर का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते बढ़ाते मेरा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। तो सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई कि टीपी इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है बच्चे? चलिए अब सेकंड जो पार्ट है बेटा वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल वर्ड मैं आपको पहले ही बता दूं, पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में जहां भी मार्जिनल वर्ड आता है, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है चेंज, और चेंज किसमें? टोटल में। ये भैया हमेशा का नियम बना लो, जब भी मार्जिनल आएगा तो इसका मतलब है चेंज इन टोटल। क्यों? मार्जिनल मतलब मार्जिन, और मार्जिन का मतलब कितने से चेंज हुआ है। तो एमपी जो है बेटा, एमपी का वो सिंपल फंडा है, एमपी को डिनोट करते हैं एमपीएल। एल का मतलब बेटा लेबर से है, डेल्टा टीपी एल अपॉन में डेल्टा एल। मींस कि एमपी रेफर्स टू, ध्यान से सुनना डेफिनेशन को, एमपी रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब कि वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट लगाने से टोटल में कितना चेंज आया वो कहलाता है आपका एमपी। जैसे कि ये देखिए, इस टेबल को पूरा करते हैं हम। मैंने बोला जब कुछ भी नहीं ले लेबर का तो टीपी भी कितना है? 0। तो चेंज का कोई सवाल होगा? आंसर इज नो। लेकिन जैसे ही मैंने अगला लेबर लगाया तो भैया लेबर में चेंज कितना आया हमारे? 1। कितने का चेंज आ रहा है बच्चे? 1। जबकि टीपी में चेंज कितना हो रहा है? 0 to 5। तो अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करवाता हूं तो कितना निकल कर आएगा बच्चे? 5। समझ में आ रहा है? तो एमपी क्या है शॉर्ट में? चेंज इन टीपी। इज इट क्लियर? और वहीं जब मैंने एक से दूसरे लेवल की तरफ जा रहा हूं तो मेरा टीपी 5 से कितना हो रहा है? 12। तो चेंज कितना आ रहा है टीपी में? 7। जबकि लेवल में चेंज कितना है? 1। 7 डिवाइडेड बाय 1, ये तो पता ही है ना, 7। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि एमपी इज द चेंज इन टीपी। और इसको हम और करके, इसका एक और फॉर्मूला होता है एमपीएन इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि कोई सी भी यूनिट पर आप एमपी फाइंड करना चाहते हो, उस यूनिट के टीपी को उसकी पिछली यूनिट के टीपी से आप माइनस कर कर भी एमपी निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट पे टीपी कितना है? 5। इसमें अगर एक माइनस करें तो उससे पिछली वाली यूनिट पे टीपी कितना है? 0। तो 5 माइनस 0 कितना होगा? 5। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट एमपी। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई, व्हाट इज टीपी एंड व्हाट इज एमपी। और थर्ड तो अपने आप में बहुत सिंपल है, एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको निकालने के लिए आपको टीपी को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एपी फाइंड करना चाहता हूं तो 0 0 तो यहां तो कुछ है ही नहीं,
लेकिन अगर मैं फर्स्ट यूनिट पे निकालना चाहता हूं तो फर्स्ट यूनिट पे टीपी कितना है 5, जबकि लेबर कितनी है 1, 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 5। वहीं दूसरी यूनिट पर टीपी कितना है 12, टीपी डिवाइडेड बाय एल 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ऑन एन एवरेज कितना आएगा 6। तो एपी इज अ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब कि ऑन एन एवरेज एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोडक्शन कर रही है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आप सभी को समझ में आ गई। टीपी इज सम टोटल ऑफ आउटपुट बोथ द फैक्टर की हेल्प से, एमपी इज change in TP due to additional unit of variable factor, and AP is on an average output of per unit of variable factor। तो ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसकी मदद से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप्स की कैटेगरी में होता है। तो पढ़े चलिए। देखिए, अगले सेगमेंट का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था बच्चे कितने कैटेगरी में होता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो प्रोडक्शन फंक्शन भी दो कैटेगरीज में बटा हुआ है, एक शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। ठीक है बेटा, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। पहले जब क्लास 11th में या 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी या पढ़ाई जा रही है, उसमें सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की रेलिवेंसी होती है, वहां पर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कोर्स का पार्ट नहीं होता। पर जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं या प्रोफेशनल लेवल पर हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें दोनों टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ना कंपलसरी है। हम एक एक करके दोनों प्रोडक्शन के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, शॉर्ट रन कौन सा टाइम पीरियड होता है जहां पे सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, कुछ फैक्टर्स क्या है फिक्स्ड है, एंड अदर आर वेरिएबल। ठीक है, कि शॉर्ट रन रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड जहां पे कुछ फैक्टर्स तो फिक्स है और कुछ क्या है वेरिएबल है, जबकि लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर क्या होते हैं वेरिएबल। वेरी गुड। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल, जबकि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। अब एक चीज याद रखो, जो कि मैंने आपको अपने एग्जांपल में बताई थी, एक मशीन फिक्स्ड है, मैक्सिमम यूनिट्स कितना प्रोडक्शन कर सकती है वो 30, एक लेबर 5 यूनिट्स बना रहा था। अब मैं क्या चाहूंगा, अपनी मशीन का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उस 30 यूनिट्स तक पहुंचने के लिए धीरे 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 अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करूंगा। तो उनके बीच का प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, वरी कर रहा है नहीं कर रहा है, एक मशीन एक वेरिएबल फैक्टर, एक मशीन 2 वेरिएबल फैक्टर, एक मशीन 3 वेरिएबल फैक्टर। तो जो प्रोपोर्शनेट है किसके बीच का, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर का, वो क्या कर रहा है वरी कर रहा है। और इसी वजह से इस प्रोडक्शन फंक्शन का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट। क्या नाम है इसका, वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, मतलब द proportion between factors are vary, that therefore we call this law as a law of variable proportionate। ऐसे नहीं कि नाम है तो हमें सिर्फ याद करना है कि इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि द proportion between fixed and variable factors are vary। समझ में आ रहा है। और इसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है
पर वो इस तरीके से घुमा के आ जाता है कि कई बार हम उसका आंसर जानते हुए भी उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। जब मैं 12th में था बेटा, तो ये स्टेट ऐसे नहीं आया था, वो लिख कर आया था कि सम फैक्टर्स आर वेरी एंड सम फैक्टर्स आर फिक्स, देन स्टेट द लॉ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम अभी क्लियर कर दी। वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, डिफाइन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन सम फैक्टर फिक्स, सम आर वेरिएबल, डिफाइन द लॉ एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट को डिफाइन करें। और इसका चौथा नाम भी समझ लीजिए बेटा क्या होता है। चौथा नाम है इसका लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। क्या नाम है? लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं? आप तीन नामों से पुकार सकते हो। पहला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, रिटर्न टू फैक्टर, एंड इसको इस नाम से भी आप कह सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन जो है, जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स वरी करते हैं, उसके लॉ का नाम है क्या? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब ये स्केल वर्ड एक कैपेसिटी को डिफाइन करता है कि अगर हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी हम एक रेंज के बियॉन्ड ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे फैक्टर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो आज की क्लास के हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, जैसे कि टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप सो आज की क्लास के इन टॉपिक्स में आपको पूरी क्लियरिटी आई होगी। और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, तो मैं अपनी वीडियो के लास्ट में एक नंबर डाल रखा है, जिसमें आप कमेंट सेक्शन में जाके भी या पर्सनली भी हमसे कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं। अब इस चैप्टर की पार्ट 3 की जो सेगमेंट है, वो जल्द ही हम आपके सामने रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच।